Hello students, welcome you in your chemistry class. Today we are going to study part 3 surface chemistry. In the second part we have studied about the catalysis. Now in the third part we are going to study about the colloidal state. Now Thomas Graham in 1861 studied the diffusibility of different solutions through the animal membrane, and he found that some of the solutions they can pass through the vegetable membrane or the animal membrane, but others cannot. Depending upon that, he divided the substances into two categories, that is the crystalloids and colloids. Now what are the colloids or the crystalloids? Crystalloids, they are actually crystalline substances. These are crystalline substances which when dissolved in a particular solvent can pass through vegetable or animal membrane. ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जो क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, और अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये एनिमल मेम्ब्रेन में से आसानी से पास हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइड। इसके अंदर एग्जांपल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, आप शुगर ले सकते हैं। ज़्यादातर जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, आयनिक साल्ट्स हैं, या इसको आप कहते हैं आयनिक जो साल्ट्स हैं, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड क्या है? दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। दीज आर नॉन क्रिस्टलाइन substances which when dissolved in a particular solvent, they can pass through ordinary filter paper but cannot pass through animal membrane. Cannot pass through the animal membrane. For example, starch, gum. हमको अगर आप डिजोल्व करेंगे वाटर के अंदर, उसके एनिमल मेम्ब्रेन में से पास कराएंगे तो नहीं होगा, लेकिन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से ये पास हो सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को कोलाइड का नाम दिया गया। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था, कैटेगराइजेशन था, ये लंबे समय तक वर्क नहीं किया, बिकॉज इट इज फाउंड दैट सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच आर क्रिस्टलॉइड इन वन पर्टिकुलर सॉल्वेंट मे बिकम कोलाइड इन अदर सॉल्वेंट। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl का। अगर आप सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl सॉलिड प्लस वाटर, इसका सॉल्यूशन होगा कैन पास थ्रू वेजिटेबल मेम्ब्रेन। कैन पास थ्रू AM means animal membrane. It means it is a crystalloid. It means NaCl क्या हो गया यहाँ पर? crystalloid हो गया। But if NaCl solid is dissolved in benzene, then the solution so obtained can't pass
ये इसको अगर एनिमल मेम्ब्रेन में से पास कराएंगे तो पास नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इट मीन्स इट इज ए कोलाइड। सो द सेम सबस्टांस NaCl यहाँ पर क्रिस्टलाइड है, जबकि यहाँ पर ये सेम NaCl क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टलाइड ये या जो बात हम कर रहे हैं क्रिस्टलाइड की या कोलाइड की, ये एक्चुअल में सबस्टांस नहीं है बल्कि ये एक स्टेट है। और ये स्टेट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, और साथ ही साथ उस सॉल्वेंट के अंदर जो हमने सोल्यूट ऐड किया है उसका पार्टिकल साइज क्या रहता है। सो कोलाइड को हम बजाय कि कैटेगराइज सबस्टांस को कोलाइड के रूप में करें, हम यहाँ पर लेते हैं पार्टिकल साइज को। सो डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज द सॉल्यूशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सॉल्यूशन की 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो 3 कैटेगरीज है सॉल्यूशंस की, ये हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? डिफरेंस है यहाँ पर साइज ऑफ द पार्टिकल्स का। ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल साइज है इट इज लेस देन 10⁻⁹ मीटर, मीन्स 10 एंगस्ट्रॉम। 9 मीटर को आप इसको 1 नैनोमीटर भी कह सकते हैं, और 10 एंगस्ट्रॉम ये साइज होगा। जबकि कोलाइड के अंदर जो साइज है पार्टिकल का वो 10⁻⁹ टू 10⁻⁻6 मीटर रहता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक साइज हो सकता है। सस्पेंशन के केस में ये जो पार्टिकल साइज है इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर पार्टिकल साइज 10⁻⁻6 मीटर है तो ये विजिबल रहेगा, नेट डाई के द्वारा सेटल हो जाएगा बॉटम में, और उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। अगर ये पार्टिकल साइज 10⁻6 से 10⁻9 के बीच में है, इन दैट कंडीशन इट कैन नॉट पास थ्रू द वेजिटेबल मेम्ब्रेन और द एनिमल मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड कोलाइड। और अगर पार्टिकल साइज उससे छोटा है 10⁻9 मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर या उससे छोटा है, तो वो एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाता है, और इसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब कुछ एक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इसी बेस के ऊपर, इनमें डिफरेंसेस हैं, और क्या डिफरेंसेस हैं जिनको हम इसके अंतर्गत स्टडी कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज डाल लेते हैं। प्रॉपर्टीज पहली चीज़ आप ले सकते हैं पार्टिकल साइज, वो ऑलरेडी हो गया यहाँ पर, पार्टिकल साइज वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। दूसरी चीज हम ले सकते हैं इसकी फिल्ट्रेबिलिटी। सो ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन एंड सिंपल फिल्टर पेपर, दोनों में से आसानी से पास हो सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन बट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसमें से आसानी से पास हो जाता है। अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो ना ही ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास होगा और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर, दोनों में से ये पास नहीं हो सकता। तीसरी बात हम ले लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी, सेटिंग टाइम, सेटिंग की बात कर लेते हैं। सेटलिंग ये विल नॉट सेटल। इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं अगर आप इसको लंबे समय तक भी रखेंगे तो पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से
अलग नहीं होंगे। सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। उस समय के बाद धीरे धीरे करके जो पार्टिकल हैं वो सेटल हो जाएंगे। यहाँ पर जो पार्टिकल से सेटल, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट सेटल्स क्विकली, तेजी से सेटल हो जाते हैं। जैसे आप स्टायर करते, स्टायर करना छोड़ देंगे तो सेटल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सैंड, अगर वाटर के अंदर आप सैंड मिलाते हैं तो जब तक आप स्टायर करते हैं तब तक वो सॉल्यूशन बना रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको स्टायर करना बंद करेंगे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हाईली स्टेबल है ये। स्टेबल कह सकते हैं इनको, उतना स्टेबल नहीं है जितना कि ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक स्टेबल रहते हैं। ये अनस्टेबल है, इट इज अनस्टेबल, ये सेटल हो जाते हैं अनस्टेबल। नेक्स्ट आप ले सकते हैं विजिबिलिटी। ये इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहेंगे, इनविजिबल। पार्टिकल्स आर इनविजिबल, इवन सिंपल माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं तो इनविजिबल रहेंगे। यहाँ पर particles becomes visible when light passes through it. They scatter the light, passing through it, and becomes visible. यहाँ पर पार्टिकल्स जो है विजिबल टू नेक्ड आई, विजिबल टू नेक्ड आई, ये डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम ले लेते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है एक दूसरे के अंदर बहुत तेजी से मिक्स होते हैं, यानी कि स्पीडली डिफ्यूज हो जाते हैं। सो डिफ्यूजिज क्विकली, diffuses slowly, यहाँ पर जो डिफ्यूजन है वो धीरे होगा, और इस केस में डिफ्यूजन नहीं होगा, डू नॉट डिफ्यूज। यहाँ पर ये पार्टिकल जो है आसानी से डिफ्यूज नहीं होते। लास्ट पॉइंट है हमारा अपीयरेंस के बारे में। सो अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को देखेंगे तो ये ट्रू जो सॉल्यूशन है वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होगा, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर जो पार्टिकल हैं, जो सॉल्यूशन है वो होगा ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि धुंधला होगा, और यहाँ पर ओपेक होगा, यानी कि इसके अंदर से लाइट पास नहीं होगी, ये ओपेक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस। और फिर फटाफट ले लेते हैं। पार्टिकल साइज का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 लेस देन 10⁻⁹ है, यहाँ पर पार्टिकल साइज 10⁻⁶ से 10⁻⁹ के बीच में है, सस्पेंशन में 10⁻⁶ है। फिल्टरेबिलिटी, एनिमल मेम्ब्रेन में से और सिंपल फिल्टर पेपर दोनों में से पास हो सकता है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, लेकिन फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। सस्पेंशन जो है ना तो एनिमल मेम्ब्रेन से पास होता है, ना ही फिल्टर पेपर से पास हो पाता है। सेटलिंग टाइम, ये बहुत आसानी से सेटल नहीं होगा, सेटल होगा लेकिन टाइम लगेगा, कुछ समय लेगा सेटल होने में। जो यहाँ पर सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल है बहुत तेज़ी के साथ सेटल होते हैं, नीचे जम जाते हैं तैलेटी में। स्टेबिलिटी, ये हाईली स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और ये अनस्टेबल है। विजिबिलिटी देखें तो जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर इनविजिबल रहते हैं ट्रू सॉल्यूशन में,
कोलाइड में जब लाइट पास करते हैं तो लाइट स्कैटर हो जाते हैं और विजिबल हो जाते हैं, जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम। सस्पेंशन में पार्टिकल्स नेक लाइट से ही विजिबल हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा डिफ्यूजन का। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर बहुत इजीली मिक्सअप हो जाते हैं, यानी कि क्विकली डिफ्यूज होते हैं। यहाँ पर स्लोली डिफ्यूज होंगे कोलाइड में, जबकि सस्पेंशन के अंदर ये डिफ्यूज नहीं होंगे, तलहटी में जमे रहेंगे। अपीयरेंस की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रू सॉल्यूशन है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट हैं, कोलाइड जो है वो ट्रांसलूसेंट है, जबकि सस्पेंशन ओपेक सॉल्यूशन होता है। नाउ यहाँ पर दो टर्म आती है कोलाइड्स के अंदर, डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जिस प्रकार से ट्रू सॉल्यूशन के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो जो ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट है वही कोलाइड के अंदर क्या हो जाता है, डिस्पर्ज फेज, और इसे सॉल्वेंट कहते हैं, उसकी वजह यहाँ पर टर्म हम यूज करते हैं डिस्पर्जन मीडियम। सो लगभग वही चीज़ें हैं इसके अंदर। डिस्पर्ज फेज जिसको हम डिजोल्व करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर डिजोल्व करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसके आधार पर डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम कहलाते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पहला है इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, based on physical state of dispersed phase and dispersion medium। dispersion medium इसके आधार पर देखिए कौन कौन से टाइप हो सकता है। डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जन मीडियम, सोल जो बनेगा उसका नाम क्या होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का, और उसके एग्जांपल्स हम लेते हैं। अगर हम सॉलिड में सॉलिड को मिक्सअप करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे सॉलिड सोल, और इसका एग्जांपल है कलर्ड ग्लासेस, जेम्स वगैरह, जेम्स स्टोन्स वगैरह जो होते हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं। दूसरा है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड डिस्पर्ज फेज है, सॉलिड यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम है। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसको सिंपली सोल कहा जाएगा, और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं पेन, मडी वाटर वगैरह इसके एग्जांपल हैं, और बहुत से हम एग्जांपल लेंगे आगे। सल्फर सोल है, गोल्ड सोल है, वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आता है सॉलिड इन गैस। अगर सॉलिड इन गैस बनाते हैं तो इसको एरोसोल कहा जाएगा, और इसका एग्जांपल है स्मोक। स्मोक के अंदर क्या होता है, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है यहाँ पर, और कार्बन पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्ज फेज का काम करते हैं। इसी प्रकार से डस्ट जो है, एयर के अंदर जो डस्ट है वो भी एरोसोल बनाते हैं। चौथा लिक्विड इज सॉलिड। लिक्विड को सॉलिड में डिजोल्व किया जाए, देन इट फॉर्म्स द जेल। एग्जाम्पल है चीज, बटर वगैरह, इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। अगर दो लिक्विड का आपस में मिक्स करके कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड इमल्सन। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं मिल्क। मिल्क के अंदर क्या है, ऑयल एंड वाटर मिक्स होता है। जो फैट है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, और वाटर होता है वो दोनों की मिक्सिंग से बना हुआ होता है, और जो कुछ प्रोटीन है वो स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। इस प्रकार से मिल्क बनता है, देन इट इज कॉल्ड इमल्सन। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस है, इसको हम एरोसोल कहेंगे, और एग्जांपल आप ले सकते हैं फॉग मिस्ट। यहाँ पर क्या है, जो मॉइस्चर है वो एयर जो पार्टिकल्स हैं, एयर जो है उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं एयर के अंदर। जब लिक्विड कंडेंस होता है तो फॉग बनाता है या मिस्ट बनाता है। नेक्स्ट इज द गैस इन सॉलिड। गैस इन, जब सॉलिड के अंदर कोई गैस रहेगी तो वो बनाएगा सॉलिड फॉर्म, क्योंकि गैस के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो स्पंजी हो जाएगा, इट विल फॉर्म सॉलिड फॉर्म। तो फॉर्म रबड़ जो है इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से एक और कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है फोम। सोप लेदर, आप जब साबुन लगाते हैं और उसको एगिटेट करते हैं तो काफ़ी उसके अंदर झाग बन जाता है, तो जो साबुन के झाग है वो इसका एग्जाम्पल है। फ्रोथ या दूसरा कोई भी झाग है, जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम कराते हैं तो वहाँ पर भी फ्रोथ बनता है, झाग बनते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। तो एक तो हमारे पास ये कैटेगरी इसके लिए पर हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन के जो हमने डिस्पर्जन मीडियम लिया है उसके आधार पर कुछ स्पेसिफिक नेम भी दे दिए जाते हैं, खास करके सॉलिड एंड लिक्विड है उसके लिए। जैसे कि अगर हम वाटर का एज डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्व जिसमें
वाटर को एज ए डिस्पर्जन मीडियम लिया गया है, उसको हम नॉर्मली कहते हैं एक्वा सोल। अगर अल्कोहल का इस्तेमाल एज ए डिस्पर्जन मीडियम लिया जाता है तो इसको कहते हैं एल्कोसोल। इसी प्रकार से बेंजीन लिया जाए तो उसको आप कह सकते हैं बेंजोसोल। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्जन मीडियम दैट वी चूज टू प्रिपेयर आवर कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद हमारी दूसरी जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द particles of dispersed phase and dispersion medium. So based on nature of interaction between the dispersed phase and the dispersion medium, the colloidal solution can be divided into two categories, that is the lyophilic and lyophobic. Lyophilic and lyophobic. Lyo stands for liquid, philic means loving, means liquid loving. Lyo liquid phobic मीन्स हेटिंग, लिक्विड हेटिंग मीन्स तो लिक्विड में आसानी से मिक्सअप ना हो। जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम आसानी से एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं तो ऐसे जो कोलाइडल सोल होता है उसको हम कहते हैं लायोफिलिक। और अगर ये आसानी से मिक्स नहीं हो रहे हैं, कुछ स्पेशल मेथड यूज करना पड़े, हम उसको कहते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। वाटर अगर हम डिस्पर्जन मीडियम के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं। नाउ कुछ एक डिफरेंसेस हम इसके अंदर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड इट। पहला है ईज ऑफ प्रिपरेशन, यानी कितनी आसानी से बनता है। लायोफिलिक में क्योंकि दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे में आसानी से इंटरमिक्स होने वाले हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। केवल दोनों को हम डाल करके डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम को एक दूसरे में मिक्स करके थोड़ा सा स्टाइल करते हैं तो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन आसानी से तैयार हो जाता है। लायोफोबिक के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर स्टडी करेंगे। डिफरेंट मेथड्स हैं, सिंपली मिक्स करके प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। स्टेबिलिटी, लायोफोबिक जो कोलाइड्स हैं हाईली स्टेबल रहते हैं, ये हाईली स्टेबल है, यानी कि लंबे समय तक इनके अंदर जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। जबकि लायोफोबिक जो है ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है, लेस स्टेबल। हाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो इसको आसानी से हाइड्रेट किया जा सकता है, यानी इसके अंदर जैसे अगर वाटर में आपने इसको तैयार किया है तो इसके अंदर अगर और वाटर मिक्स करें तो बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। कैन बी इजीली हाइड्रेटेड, कैन बी इजीली हाइड्रेटेड। इसको कांट बी हाइड्रेटेड इजीली, ये इजीली हाइड्रेट नहीं होगा, मिक्सअप नहीं होगा। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी मेथड के द्वारा को डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर लें और उसके बाद हम क्या चाहें इन दोनों को मिला दें फिर दोबारा सॉल्व बनाने के लिए, तो इस फेज के अंदर ये रिवर्सिबल रहेगा। फॉर एग्जांपल आप उदाहरण ले सकते हैं गम, सॉल्यूशन ऑफ गम इन वाटर। तो अगर आपने गम को वाटर में मिला करके कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर लिया और उसके बाद में उसको ड्राई करके गम को वापस ले लिया तो उस गम में वापस दोबारा वाटर डाल करके मिक्स करेंगे तो दोबारा गम का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल है। जबकि इस केस में ऐसा नहीं होगा। सपोज करिए आपने सल्फर सोल या गोल्ड सोल तैयार किया और उसके बाद में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। अब अगर आप उसको वापस से एक दूसरे के अंदर ऐड करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, बिना डायरेक्टली ऐड करके स्टाइल करेंगे तो एक दूसरे से मिक्स होकर के सोल दोबारा तैयार नहीं होगा। इसका मतलब ये कैसा है, इरिवर्सिबल है। सो इट इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड इट इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, नेचर ऑफ सबस्टेंसेस। नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक स्टार्च, गम वगैरह, ये लायोफिलिक सोल तैयार करते हैं। सो इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल स्टार्च, गम एक्सेट्रा। नॉर्मली इसके अंदर इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फाइड्स, मेटल जैसे कि गोल्ड का हो गया, गोल्ड सोल बना सकते हैं, सल्फर सोल बना सकते हैं। तो
तो इस प्रकार से विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, जनरल टर्म में हम कहते हैं तो विस्कोसिटी का मतलब क्या है, गाढ़ापन है। यहाँ पर जो विस्कोसिटी है नॉर्मली क्या होता है, हायर जो सॉल्यूशन बनता है, जैसे कि आपने देखा गम का सॉल्यूशन बनाएंगे तो गम के सॉल्यूशन की जो विस्कोसिटी है वाटर की जो विस्कोसिटी उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। सो विस्कोसिटी विल बी हायर देन द डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम हम यूज करेंगे उसकी तुलना में विस्कोसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर विस्कोसिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एज द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी और सॉल्ट की विस्कोसिटी सेम रहती है। नेक्स्ट इसी प्रकार सरफेस टेंशन। यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो नॉर्मली क्या होगा, लोअर होगा, लोअर देन डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम का जो भी सरफेस टेंशन है उसकी तुलना में यहाँ पे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। इस केस में सरफेस टेंशन अप्रॉक्सीमेटली वही रहेगा जो डिस्पर्जन मीडियम का है, सेम एज द डिस्पर्जन मीडियम। इस पॉइंट को भी यहाँ पर लिखते हैं, कैन बी प्रिपेयर डायरेक्टली by mixing dispersed phase and dispersion medium cannot be prepared directly by mixing dispersed phase and dispersion medium। दोनों को डायरेक्ट मिक्स करके बनाया नहीं जा सकता। तो ये हमारा डिफरेंस है लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स के अंदर। तीसरी जो हमारी क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। इसमें आते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड एंड एसोसिएटेड कोलाइड। पहले हम देखते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स क्या है। अगर जो कोलाइड जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं कई बार बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनका साइज जो है वो 10⁻⁻⁶ 10⁻⁹ के बीच में ना होकर के उससे छोटा होता है। लेकिन जब हम उसको एक पर्टिकुलर डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करते हैं तो मान लीजिए कि छोटे छोटे हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं। जब आपने इसके अंदर डाल दिया डिस्पर्जन मीडियम, इसको डिस्पर्जन मीडियम में हम डिसोल्व करते हैं, हमारा डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं। इसमें डालने के बाद में इन पार्टिकल्स ने मिल करके इस प्रकार से एक लंप बना दिया। पार्टिकल्स ने मिल करके एक इसके अंदर लंप बना दिया है। नाउ अब इनका ये जो पार्टिकल इनका साइज 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁹ मीटर की रेंज में आ गए, यानी कि कोलाइडल रेंज के पार्टिकल हैं। इनका जो साइज है ये लेस देन 10⁻⁹ मीटर है। सो सच टाइप ऑफ, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा मोलिक्यूल्स आपस में मिल करके कोलाइडल पार्टिकल तैयार कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर सोल्ट, गोल्ड सोल्ट। सल्फर सोल्ट के अंदर सल्फर में जो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं उसके सैकड़ों मॉलिक्यूल्स एक साथ मिल करके कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं। सेम ऐसा ही गोल्ड सोल्ट में गोल्ड के जो पार्टिकल्स है, गोल्ड एटम्स हैं, वो मिल करके कोलाइडल पार्टिकल्स बनाते हैं और गोल्ड सोल्ट तैयार किया जाता है। दूसरा है हमारे पास मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। नाम से पता चला मैक्रो मीन्स लार्ज। ये इतने बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूल का साइज इतना ज़्यादा होता है कि वो स्वयं ही कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है।
So these are substances of high molecular mass and size and large size, यानी कि कोलाइडल रेंज। वो साइज है वो ऑलरेडी कोलाइडल रेंज का होता है, तो इनको हम डायरेक्टली मिक्स करके बना सकते हैं। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, एक्सेट्रा, ये इसकी रेंज में है। तो ये खुद इसका जो पार्टिकल का साइज है, अकेला जो है वो साइज वो इतना बड़ा होता है कि वो आसानी से कोलाइडल रेंज में आ जाता है, और उनको हम कोलाइडल मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस को। तीसरा आता है हमारा एसोसिएटेड कोलाइड। तीसरा हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटेड कोलाइड्स। यहाँ पर जो डिस्पर्स स्टेज के पार्टिकल्स हैं वो लार्ज साइज के तो हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव द साइज इन द रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। सो व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द लो कंसंट्रेशन, अगर इनका हम लो कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये टू सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन लेते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना देते हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होकर के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल। तो मिसेल फॉर्मेशन के द्वारा ये कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सोप एंड वाटर का सॉल्यूशन ले सकते हैं, जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे होगा। सपोज करिए कि हमने वाटर लिया है के अंदर। अगर हम इसमें बहुत थोड़ा सा अमाउंट डालते हैं सोप का, तो सोप का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर दो पार्ट हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। एक इसकी ये टेल है और ये इसका हेड है। जैसे कि हम सोप, व्हाट इज सोप? इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं आप सोडियम स्टीरेट, C17, H35, COONA। तो ये जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोकार्बन पार्ट को, यानी कि C17, H35 को रिप्रेजेंट करता है, और ये पार्ट CO नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है हेड, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है टेल। जो टेल है ये होती है हाइड्रोफोबिक, यानी कि इट मूव अवे फ्रॉम द वाटर, और जो हेड है ये है हाइड्रोफिलिक। तो जब आप सोप मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर डालते हैं, अगर इसकी लो कंसंट्रेशन होती है तो हेड, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर की तरफ रहेगा, तो हेड तो यहाँ आ जाएगा इसका, और इसकी जो टेल है वो इस प्रकार से सॉल्यूशन के बाहर ही ट्रैंगल करती रहेगी, अंदर नहीं आएगी, इस प्रकार से। बट इफ वी टेक हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सोप की अगर हम हायर कंसंट्रेशन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोप मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं इसके अंदर, इन दैट कंडीशन सरफेस के ऊपर सारे ऑक्यूपाई नहीं हो पाएंगे, एंड व्हाट विल हैपन दैट द सोप मॉलिक्यूल्स आर पुल इनटू द सॉल्यूशन। सोप मॉलिक्यूल्स पुल होकर के सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो ज़्यादा होने पर सरफेस के ऑक्यूपाई नहीं होंगे तो अंदर आ जाएगा। अंदर आकर कैसे अरेंज होंगे, क्योंकि ये पार्ट तो क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो ये इस प्रकार से अरेंज होगा कि यहाँ पर एक स्पेस मान लीजिए ये डेवलप हो गया है, और ये सपोज करिए कि सोप मॉलिक्यूल्स हैं जिनके हेड हैं, तो हेड तो वाटर के टच में रहेगा, लेकिन जो टेल है वो सब एक अंदर की तरफ आ जाएगी, और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देता है। ये जो यहाँ पर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ
soap molecules together, they form a sphere-like structure, and this is called micelle. And the size of the micelle is in the range of the colloidal particles. That why it is called associated colloid. तो यहाँ पर एग्रीगेशन के द्वारा ये चीज़ तैयार हो रही है. सो ये था हमारा तीसरा इस कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, एसोसिएटेड कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने स्टडी किया. साथ के साथ हम इसकी स्टडी कर लेते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में. सोप क्लींजिंग एक्शन कैसे करता है. हाँ, इससे पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट बात है मिसेल फॉर्मेशन के बारे में. मिसेल फॉर्मेशन के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. अगर टेम्परेचर उससे कम होगा तो कंसंट्रेशन चाहे फिर कितनी ही हो सोप की, मिसेल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता. इस टेम्परेचर को कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है? ये वो मिनिमम टेम्परेचर है बिलो विच मिसेल फॉर्मेशन कैन नॉट टेक प्लेस. temperature below which micelle formation will not take place. इसी प्रकार से क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, इसको हम CMC के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या है कि दैट मिनिमम कंसंट्रेशन, इट इज दैट मिनिमम कंसंट्रेशन of soap below which micelle cannot be formed. अगर कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से कम होगी तो मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा. इसको हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन. ये दो कंडीशंस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं मिसेल के फॉर्मेशन के लिए. इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. तो ऑलरेडी हमने देखा कि जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं उसके दो पार्ट हैं. एग्जाम्पल है सोप क्या है? सोप सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. इट इज ए सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड. फॉर एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट C17 H35 COO Na. तो जैसा कि अभी हमने देखा तो ये हमारा सोप मॉलिक्यूल हो गया. ये जो पार्ट है जो कि ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था, हेड है. ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट. ये वाला इस हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम टेल के नाम से जानते हैं. मिसेल फॉर्मेशन वगैरह कैसे होगा वो ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया है सारा. कि जब आप इसको सपोज करिए कि एक क्लोथ का पीस है, यहाँ पर मान सपोज करिए कि ये ऑयल प्रेजेंट है. तो जब आप इस पर सोप अप्लाई करेंगे और यहाँ वाटर को अप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है क्योंकि वो फैट लविंग होगा तो वो तो इस के कांटेक्ट में आ जाएगा, ऑयल के कांटेक्ट में. और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो इस प्रकार से बाहर की तरफ. अब जब आप इसको एगिटेट करते हैं, कपड़े को खींचते हैं,
एगिटेट करते हैं तो वाटर के अंदर फ्रोथ बन जाता है, और वो करिए कि यहाँ कंडीशन दिखा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये मिसेल बन जाते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर ये मिसेल फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके अंदर जो सोप मॉलिक्यूल की टेल है वो इनवर्ड रहती है और जो हेड है वो बाहर की तरफ रहता है, और यहाँ पर ये डर्ट है, जो गंदगी थी, जो फैटी मैटर था, वो इसके साथ में एसोसिएट हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इज पोर्ड, जब आप इसके ऊपर ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्योंकि ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, सो वाटर के साथ ये फ्लो करेगा। तो जब ये मॉलिक्यूल फ्लो करेगा तो इसके साथ में ये थोड़ी बहुत मात्रा में अपने साथ में डर्ट को ले जाएगा। इसी प्रकार से ये मॉलिक्यूल गया, इसने भी अपने साथ थोड़ी बहुत डर्ट ये ले गया। तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जब निकलेगा तो ये भी अपने साथ डर्ट ले जाए। Slowly and slowly all of the dirt will be taken away by the soap molecules when they are washed away with the water and the cloth will become clean. So actual में होता क्या है, वाटर इन ऑयल एक इमल्सन तैयार हो जाता है। जब आप सोप को अप्लाई करते हैं किसी डस्ट के ऊपर, गंद जो भी आपके डर्ट है कपड़ों पर, तो वहाँ पर एक इमल्सन तैयार होता है, सोप इन वाटर इमल्सन। और यहाँ पर जो सोप है वो एक स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है और एक स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन यानी कि इमल्सन तैयार कर देता है। और एगिटेट करने पर जो फैट मैटर है वो सारा जो टेल है उसके साथ में एसोसिएट हो जाता है। एक्सेस ऑफ वाटर डालने पर वाटर के साथ जब ये हेड फ्लो करता है तो अलॉन्ग विथ टेल भी फ्लो करती है और डर्ट को अपने साथ बहा ले जाती है। इस प्रकार से कपड़ों को हम साफ कर सकते हैं। तो दीज वर द टॉपिक्स फॉर द डे। Revise it through this video and also go through your NCERT book and try to solve the associated questions that are given in your NCERT exercise. Thank you. Have a nice day.